हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरह से पूछ सकते हैं। फर्स्ट ले रहे हैं हम, हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिटरमिन्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मीन्स आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वैसे देखो, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वैक्यूम में, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या किया था हमने, C = 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। ठीक है, बट ये क्या कह रहे हैं, किस फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो हम दूसरा वाला रिलेशन राइट डाउन करेंगे। कौन सा, देखो, C = E0 डिवाइडेड बाय B0। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, है ना, वेयर E0 इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B0 इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से आप राइट कर सकते हो ये आंसर। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज डिटरमिन्ड बाय द रिलेशन दिस। क्लियर हो गया, इस तरह से आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे नेक्स्ट ले रहेंगे, इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड vectors oscillate in an electromagnetic wave propagating along x axis। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है x एक्सिस के अलॉन्ग, वेव प्रोपेगेट कर रही है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। अगर x डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है तो सिंपली हम कह देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होंगे, y एक्सिस या फिर z एक्सिस। दो एक्सिस बच गई, बिकॉज ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, देखो, प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके CBSE में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं, प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, average energy density of oscillating electric field is equal to average energy density of oscillating magnetic field। ये दोनों चीजें प्रूव करो। देखो, ये वाली डेरिवेशन हम कर चुके हैं जब हमने क्या फाइंड आउट किया था, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, उसमें ये वाली चीज भी हम प्रूव कर चुके हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स U टोटल की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस 1/4 μ0 B0 का स्क्वायर। जहां पे ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाली क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ये इक्वली शेयर करते हैं आपस में, है ना, दोनों की वजह से होगी जो भी आपके पास टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है एनर्जी डेंसिटी ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये UE प्लस UB, ये हो गया U टोटल। अब ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, प्रूव करो UE की वैल्यू किसके बराबर है, UB के बराबर होती है। ये इक्वली शेयर करते हैं, हमने ये चीज प्रूव की हुई है पहले, है ना, ओके। अब देखो, UE यहां से ये वाली चीज लेके चलेंगे, UE की वैल्यू ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। कैसे किया था, देखो हमने ये वाली चीज, हमें पता है E0 डिवाइडेड बाय B0 होता है C के बराबर। E0 की वैल्यू यहां से आ जाएगी C इंटू B0, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर किया, C स्क्वायर B0 स्क्वायर आ गया ये वाला। क्लियर है, ओके। फिर देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये देखो C स्क्वायर, C की वैल्यू क्या होती है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। C स्क्वायर कर लेंगे तो 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने। B0 स्क्वायर वैसी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे, देखो अभी 1/4 μ0 B0 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। और ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू तो ये वाली है, विजिबल है ना आपको, ये वाली UB की वैल्यू। तो UE की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो UE की वैल्यू अल्टीमेटली UB के बराबर आ गई, और हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ्ड। जो आपके पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किसके बराबर होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। क्लियर हो गया, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। देखो ये वाली अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, हमने यहाँ पे किया था, देखो इस तरह से, है ना, ये आई थी टोटल वैल्यू UE और UB, फिर हमने यहाँ से प्रूव कर लिया था, जैसा भी किया हमने, UE = UB के बराबर था ये वाला।
यहाँ पे इस तरह से आया था। फिर हमने टोटल एनर्जी यूटी को हम कैसे राइट डाउन कर सकते थे, देखो वही फॉर्मूला हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। हमने क्या कहा, यूई किसके बराबर है, यूबी के बराबर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में राइट डाउन करना है तो देखो ये कैसे करते थे हम, 1/4 ये वाली चीज़ वैसी आनी थी, और यहाँ पे यूबी की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यूई, बिकॉज ये दोनों बराबर है। तो ये वाली चीज़ प्लस यही चीज़ हमने दोबारा राइट डाउन कर ली, और ये सॉल्व करके क्या आ गया, यहाँ जाना था 2/4 और वो कैंसिल आउट हो जाना था, तो यहाँ आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये वाला फिर फॉर्मूला आया था आपका, जो फाइनल आता था फॉर्मूला, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में था, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में राइट डाउन करना था तो हम इस तरह से करते थे, ये वाला है ना, ये हम कर चुके हैं पहले। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है देखो, शो दैट the sum of conduction current and displacement current has the same value everywhere in the circuit when a parallel plate capacitor is being charged by an external source। ठीक है, ये क्वेश्चन में अब देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है। मीन्स आपको सिंपली क्या प्रूव करना है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके बराबर है, कंडक्शन करंट के। ये चीज भी हम पहले कर चुके हैं, है ना, पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। इसका मतलब अब देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंडक्शन करंट का फॉर्मूला क्या होता था, कैसे होता था कंडक्शन करंट, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता था उसे हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। ये आपके पास आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट यही होता था, इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें किसके बराबर है, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कौन सा होता है, जो वायर में फ्लो करता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम, करंट, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये कंडक्शन करंट है। मीन्स ये चीज आपको इसके बराबर प्रूव करनी है, ये बोल रहे हैं। क्लियर है, देखो अभी कैसे करना है ये वाली चीज, देखो है ना। अभी ये कौन सा केस लिए, देखो इस तरह से मान लो आपके पास एक आपके पास ये वाली प्लेट है, मान लो एक ये वाली प्लेट है, चार्ज कैपेसिटर ले रहे हैं हम, देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्लस प्लस आता जाएगा जैसे चार्जिंग हो रही है जब, और यहाँ माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या चाहिए, डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी, फ्लक्स की वैल्यू चाहिए हमें, है ना, और फ्लक्स किसके बराबर होता है, ई इंटू ए। तो पहले ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये हम कर चुके हैं पहले, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट है या नेगेटिव, इसके सेंटर में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होती थी, ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिकॉज इसकी वजह से होती थी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेंटर में क्या हो रहा था, उनको हम ऐड कर देते थे तो ये वाली वैल्यू आती है। क्लियर है ये चीज, ओके। ई की वैल्यू ये वाली आ गई, अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाय ए। आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम इस तरह से राइट डाउन कर लिए, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें फाई ई की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज यहाँ पे फाई ई यूज हुआ है, फ्लक्स की वैल्यू, वो किसके बराबर होता है, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये आ गई आपके फाई ई की वैल्यू। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। एप्सिलॉन नॉट वैसे रहेगा, डी डी टी ऑफ किसका आ गया, फाई ई की जगह आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट डाउन कर लो यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, आगे आ गई डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो देखो हम आई डी को लेके चले थे, आई डी इक्वल टू क्या आ गया, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, और ये क्या है आपके पास, कंडक्शन करंट, जो हमारा नॉर्मल करंट होता है जो वायर में फ्लो करता है ना, तो ये किसके बराबर है, आई सी। तो प्रूव हो गया आई डी किसके बराबर है, आई सी के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, व्हाई डज करंट इन ए स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन ए कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। देखो जब भी करंट जो है स्टेडी स्टेट में होता है तो क्या होता है, कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करता। हाउएवर मोमेंटरी करंट डज फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। एक्सप्लेन। सिर्फ जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उसी टाइम पे करंट फ्लो करता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज एक्सप्लेन करो आप। इस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। क्लियर है, ओके। देखो होता क्या है, इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करें
ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट पे ही है। अब देखो, ये आपके पास एक प्लेट है और ये आपके पास सेकंड प्लेट है, ठीक है। यहाँ आपने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर है? ओके। अब देखो क्या होगा, जो यहाँ पे करंट होता है वो क्या होता है आपके पास, आप इसको, ये कंडक्शन करंट है ना, आईसी भी बोल सकते हो, नॉर्मल आई भी राइट डाउन करते हैं। और यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो ये इंसुलेटेड रीजन है। ओके, अब देखो जैसे ये चार्ज होना स्टार्ट होता है कैपेसिटर, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और वो चार्जिंग के टाइम पे देखो यहाँ से फ्लो ऑफ चार्ज होंगे, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, वायर में क्या होगा, कंडक्शन करंट, आईसी की वैल्यू होगी, चार्जिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, बिकॉज यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉरी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, फिर चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता ही क्या है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। इस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना। हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किसके बराबर होती थी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो क्या हो गया, चार्जिंग के टाइम पे जैसे यहाँ पे चार्ज फ्लो करने स्टार्ट हुए, वायर में कंडक्शन करंट आ गया, और यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो होना जरूरी है, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, क्लियर है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ आईडी करंट फ्लो कर रहा है इसमें, और यहाँ पे कंडक्शन करंट, तो कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो करता है, क्लियर हो गया। ओके, अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, और वैसे डिस्चार्जिंग के टाइम पे होगा, चलो डिस्चार्जिंग का केस बाद में लेते हैं। अब क्या हो गया, ये फुल्ली चार्ज हो गया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही जीरो है, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो आईडी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये किस केस में हो रहा है, स्टेडी स्टेट की बात कर रही हूं मैं, जब नॉर्मल करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर गया, स्टेडी स्टेट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे चार्जिंग क्या हो गई, यहाँ पे अब ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो आईडी की वैल्यू जीरो, आईडी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कंडक्शन करंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। ये स्टेडी स्टेट की बात कर रही हूं मैं, है ना। चार्जिंग के टाइम पे तो था, आईडी की वैल्यू भी थी, आईसी की वैल्यू भी थी, पर स्टेडी स्टेट जब आ गया तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो आईडी की वैल्यू जीरो होगी, आईसी की वैल्यू भी जीरो होगी, क्लियर। अब देखो डिस्चार्जिंग का केस लेते हैं, जैसे फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, फुली चार्ज था वो, अब देखो डिस्चार्जिंग के टाइम पर भी करंट फ्लो करता है, क्यों करेगा, बिकॉज पहले तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम थी, अब है ना। अब जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ पे है वो भी चेंज हो रहा है, तो दोबारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, और यहाँ पर भी चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेंगे डिस्चार्जिंग के टाइम पे, इसलिए उस टाइम पर भी क्या करता है, मोमेंट्री जो है उसमें करंट फ्लो करता है। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोमेंट्री जो है फ्लो करता है करंट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे, और स्टेडी करंट जब होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। कैसे आप राइट डाउन करोगे, देखो इसको इस तरह से आंसर करना है, इन द स्टेडी स्टेट द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट बोथ बिकम जीरो, ठीक है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, वो चेंज नहीं हो रही है ना। बट ड्यूरिंग चार्जिंग and discharging, electric field changes due to which displacement current and therefore conduction current are produced for a moment। कुछ टाइम के लिए वहां पे करंट फ्लो करता है, इस तरह से आंसर करोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन था इसमें, जैसे ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत हैं, मैं सारे तो नहीं ले सकती, आपको अच्छे से खुद देखना है किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर क्यों होता है ना, ट्रांसवर्स वेव्स क्यों कहते हैं हम इनको। देखो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, जब जो भी आपके पास जो आपके पास पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है,
जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है, जो आपके पास ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए किसके, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करती है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा ही होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट करते हैं किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होती है ना। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहते हैं, इसका कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं हम इनको, है ना। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है वो क्या है, ये सारी की सारी तीनों चीजें एक दूसरे आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसलिए इसका कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव्स हम इन्हें कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके तो देखो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करे, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गए। ओके थैंक यू।